तो सभी बच्चों का स्वागत है लर्निंग विद एडू पर। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लासों में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, धातु तथा अधातु, तो आज उसकी लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में जो पढ़ा जाएगा, आज पढ़ा जाएगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के जो क्लास मस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज जो यहाँ पर लिख रखा है देखो एनसीईआरटी जोन, यानी कि ये बात मैं 110% अपने दावे से कह सकता हूँ कि आज की क्लास में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बोर्ड में मिलेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो आज देखो यहाँ पर लिख रखा है लेक्चर नंबर 14 आया है, यानी 14वां लेक्चर आया है। इसमें लिख रखा है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। कम से कम हम 35 से 40 के आसपास हम इसमें इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव कराने के लिए जा रहे हैं। तो पीछे जो जितने मैंने आपको पढ़ाया था सबका मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवाइज होगा। रिवाइज करने आपको सारी बातें आती होंगी, जैसे कि आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ और मुझसे और वीडियो देखते देखते समय मुझसे भी आगे चलो। अब मैं तो ये चाह रहा हूँ। तो करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्पेशल रहेगी किसके लिए? बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं आज। देखो चैप्टर नंबर 3 है धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु। तो इसके आज पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्वेश्चन आपके सामने है। धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाती हैं, हाइड्रोजन आयन, धन आयन, ऋण आयन या हाइड्रा ऑक्साइड आयन। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों के अंदर कि धातु जैसे कि मान लो कि सोडियम धातु है। सोडियम धातु के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,1 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी 2,8,1। यानी कि सोडियम की पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी कोष में कितने होते हैं? 8। और बाह्य कोष में यानी कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो सोडियम अपनी बाहरी कोष से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, सोडियम अपनी बाहरी कोष से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2,8। 2,8। और मैंने आपको जिस दिन धातु मैंने आपको पढ़ाया था, धातु मैंने आपको बताया था कि धातु वे होती हैं जो अपनी बाह्य कोष से 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि धातु वे होती हैं जो कि 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। तो देखो धातु वे होती हैं जो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? बनाती हैं बच्चे धनायन। ठीक है, जबकि ऋणायन को क्या बनाता है? ऋणायन जो बनाते हैं वो बनाते हैं अधातु। और जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वो देते हैं अम्ल। जल में घुलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन जो बनाते हैं वो बनाते हैं क्षार। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? बी ठीक हो गया। ठीक है, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के लिए गुण को क्या कहते हैं? धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था मैंने आपको पीछे पढ़ाया था धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण में नंबर 3 ये 4 हेडिंग थी हमारे पास। तन्यता। तन्यता किसे बोलते हैं? धातु का वह गुण जिनको खींचकर पतले महीन तार बनाए जा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो धातु, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के पतले महीन तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तो यहाँ लिख रखा है बच्चे तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सी हो जाएगा? ए वाला। जबकि अगाध ध्वनिता मतलब होता है धातु की चादर बनाना, और ध्वनिता मतलब होता है कि धातु को अगर हम पीटेंगे तो उसमें से आवाज आएगी। चालकता मतलब ये होता है कि धातु के अंदर से करंट और क्या बोलते हैं हीट का चालन हो गया। ठीक है, तो तार का बयान धातुओं के पतले तार का खींचे जाने का गुण किस क्या कहलाता है? हमारे कहलाता है तन्यता। सही है, ठीक है। क्या होती है तन्यता? जिसके तन्यता वे होती है। तन्यता धातु का वह गुण होता है जिसको धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास पढ़ाई थी, मैंने आपको ट्रिक के द्वारा मैंने सभी धातुओं के अयस्क याद कराए थे कि ट्रिक लगाओ और सभी धातुओं के अयस्क याद करो। ठीक है, तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट का फार्मूला होता है बच्चे Al2O3 इंटू 2s2, Al2O3 इंटू 2s2। तो कौन सी धातु का अयस्क है? तो इसका ऑप्शन ये है बच्चे एल्यूमिनियम धातु का। कौन सी धातु का अयस्क है? ये है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए। कॉपर पायराइट यानी कि जिसका फार्मूला CuFeS2 किस धातु का अयस्क है? देखो ये फिर ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको क्या बोलते हैं अयस्क का मिलेगा। ठीक है, तो देखो कॉपर पायराइट जिसका फार्मूला CuFeS2 किस धातु का अयस्क है? तो बच्चे कॉपर पायराइट जिसका फार्मूला ये लिख रखा है देखो, और कौन सी धातु का अयस्क है? तो ये हम बोलेंगे कॉपर धातु का। ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? इसको कॉपर मिलता है, तो हम बोलेंगे कॉपर अयस्क किस धातु का अयस्क है? तो हम बोलेंगे
कोपोपाइराइट, तो कोपोपाइराइट किस धातु का एक्स है, तो हम बोलेंगे किसका, कॉपर का। आगे चल रहे हैं, देखो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकीली होती है। मैंने बताया था धातुओं के, अधातुओं के भौतिक गुण। मैंने क्या बताया था आपको, अधातुओं के भौतिक गुण। अधातु क्या होती है, अधातु जिसके अंदर चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ अपवाद थी जिसके अंदर चमक होती है। तो ऐसी अधातु जिसके अंदर चमक होती है वो कौन सी अधातु है, एक तो होती है ग्रेफाइट और एक होती है आयोडीन। ठीक है, तो सल्फर नहीं, ये इसमें भी नहीं है, ऑक्सीजन ये भी नहीं है, सल्फर ये भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, आयोडीन। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, कोपोपाइराइट जिसको अभी मैंने बोला था, फार्मूला क्या होता है कोपोपाइराइट का, CuFeFeS2। कोपोपाइराइट को वायु में गर्म करने पर, किस में गर्म करने पर, वायु में गर्म करने पर, सही है, वायु की नियंत्रित मात्रा पर और कम ताप पर, किस पर बताओ, कम ताप पर गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया कहलाती है। तो मैंने आपको बताया था, देखो पहला बनाया था मैंने आपको Cu2S, फिर बनाया था मैंने FeS, फिर बनाया था मैंने SO2। ये पढ़ाया था अपनों, कौन सी क्रिया में, याद करो। फिर मैंने ये Cu2S जो बन गया, ये रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, Cu2SO प्लस ऑक्सीजन। फिर हमने बनाया था हमारे पास Cu2O प्लस SO2, है नी, रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। Cu2 फिर हमने FeSO प्लस O2 बराबर, फिर बनाया था हमने कम ताप पर क्या बनाया था, हमने बनाया था FeO प्लस SO2। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हम गुणा मार लेंगे, देखो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए गुणा मार लेंगे हम 2 से यहाँ से और 3 से यहाँ से और 200 गुणा मार लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और 200 गुणा मार लेंगे बच्चे हम यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 200 गुणा है मारेंगे, 300 गुणा है मारेंगे, 200 गुणा है मारेंगे, 200 गुणा है मारेंगे। तो मैंने बताया था कि कोपोपाइराइट ये क्या है, ये है बच्चे कोपोपाइराइट। कोपोपाइराइट से सल्फर को दूर करना, किसको दूर करना, सल्फर को दूर करना क्या कहलाता है, तो ये क्रिया कहलाती है बच्चे भर्जन क्रिया। क्या कहलाती है ये, भर्जन क्रिया, सही है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रोस्टिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपको भर्जन क्रिया क्या होती है, सांद्र अयस्क में से वायु की कम मात्रा में और कम ताप पर गलाकर सल्फर को बाहर करना या सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाहर करना क्या कहलाता है हमारे पास, भर्जन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन, सॉरी। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं, मृदा धातु हैं। मैंने आपको पढ़ाया था मृदा धातु हैं, अच्छा मृदा धातु है कौन सी, इसमें मृदा धातु है। मैंने आपको पढ़ाया था मिश्र धातु, इससे पिछले लेक्चर के अंदर। देखो यहाँ भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया था आपको मिश्र धातु पढ़ाया था मैंने, इससे पिछली क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। तो यहाँ पे देखो जरा, देखो ये क्या लिख रखा है, देखो यहीं लिखा होगा मृदा धातु, ये है ना। देखो मृदा धातु क्या है, कॉपर भी मृदा धातु है, SN भी है और PT भी है। 3 धातु होती हैं, कौन सी धातु होती हैं, मृदा धातु। तो मृदा धातु कौन कौन सी होती हैं, तो अच्छे ध्यान रखेंगे, कॉपर भी होती है, SN भी होती है और PT भी होती है। यानी कि जो मृदा धातु में मिलकर बनी है, जो मृदा धातु मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, कॉपर से और SN से और PT से, सही है। तो ऑप्शन में पहुंचते हैं, ऑप्शन पर पहुंचते हैं, देखो ऑप्शन नंबर 7 पर आ गए थे हम लोग। मृदु धातु है कौन सी बताओ, तो देखो Zn है और इसमें Ag है, Mg है और क्या है, Na है। जबकि वहाँ भी जो दिखाया था मैंने उसमें क्या था, Cu था और SN था और एक क्या था हमारे पास, PT था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम इसको मानेंगे धातु हैं। ऑप्शन नंबर चलो ये नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर वैसे तो ये होना चाहिए था, मेरा धातु मिलती होती है कॉपर से, और इसमें होती है हमारे पास SN भी होता है और इसमें P भी होता है। अभी दिखाया था, देखो मैंने आपको अभी बिल्कुल अभी करेक्ट कर अभी दिखाया था मैंने, देखो कॉपर भी होता है, SN भी होता है और Pb भी होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन लिख रखा है Zn, Ag, Mg और Na। ठीक है, देखो कॉपर SN PT होता है, कॉपर SN PT होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिखाना रखा। तो
तो ऑप्शन कोई भी नहीं दिखा दे रहा है इसमें। तो एक ऑप्शन को अगर हम यहाँ मिस्टेक हो गई है, जैसे मान लो कि यहाँ पे CU है तो हम ऑप्शन कौन सा लगा देते, CU लगा देते, ठीक है। ध्यान रखेंगे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिख रहा है इसमें, लेकिन मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं है। आप याद रखोगे मृदा धातु जो होती है, कॉपर होती है, SN होती है, PB होती है, इन तीनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उस पर हम टिक लगा देते। तो मैंने मान लिया गया जेड की जगह क्या लगा दिया मैंने, CU लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। एंटीमनी है, एंटीमनी पिछली क्लासों में देखो मैंने आपको एंटीमनी पढ़ाए थे सब। उपधातु याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको उपधातु। उपधातु वे होती है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं उपधातु। और उपधातु आपस सारणी के अंदर 7 होती हैं, ठीक है। और देखो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर देखो समझाया था इस टाइप से। देखो ये क्या है, ये उपधातु में सब क्या है, ये जो है ये 7 क्या है, 7 क्या है, ये देखो ये उपधातु में, ये क्या है, ये इसको बोलेंगे बच्चे, ये क्या है बताओ, ये उपधातु में। तो उपधातु कौन कौन सी होती हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, गैल्वेनियम, आर्सेनिक, टैलेनियम, पोलोनियम और हमारे पास एंटीमनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है, देखो तो ये कह रहा है एंटीमनी यानी कि SB। एंटीमनी का बहुत असंकेत SB। SB क्या है, धातु, अधातु, अक्रिय गैस या उपधातु। ऑप्शन हो जाएगा उपधातु, ठीक है। आगे क्वेश्चन पहुंचेंगे अगले क्वेश्चन पर। अम्लगम होते हैं, देखो अम्लगन अग में होता है इस जगह में, यहाँ पहुंच चाहिए था मैं। अम्लगम होते हैं, तो देखो अम्लगन जो होते हैं वो होते हैं बच्चे मिश्र धातु। क्या होते हैं वो होते हैं मिश्र धातु। अम्लगन की बात करेंगे तो अम्लगन जो बना होता है वो बनता है सोडियम से और मरकरी से। इन दो धातुओं से क्या बनता है, इन दो धातुओं से बनता है अम्लगम, ठीक है। तो अम्लगन को जब मैंने और आपको पीछे पढ़ाया था कि जब 2 या 2 से अधिक धातु आपस में रिएक्शन करने के बाद, जब 2 या 2 से अधिक धातु आपस में अभिक्रिया करने के बाद जो धातु बनाती है उससे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसमें कितने धातु में, अम्लगम के अंदर कितने धातु में, 2 धातु में, एक कौन सी है सोडियम, एक कौन सी है हाइड्रोजन। तो इसे क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। तो अम्लगम है क्या बताओ, मिश्र धातु। अगले क्वेश्चन पहुंचेंगे। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है। तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, सही है। लोहे से रिएक्शन कराएंगे, लोहे से रिएक्शन करा सकते हैं सर, कॉपर से रिएक्शन करा सकते हैं सर, और हम सोडियम से भी रिएक्शन करा सकते हैं, सोडियम से भी देखो, और बच्चे हम बोलेंगे कार्बन से भी। किससे, कार्बन से भी। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन कौन सी गैस निकाल सकती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ये वाला सही, यानी कि हमारे पास C नंबर पे। कैसे, देखो ये बनाएगा NaOH, साथ में बनाएगा H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस। जबकि ये कॉपर, आयरन और क्या बोलते हैं कार्बन ऐसा नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन कंप्लीट की बात करेंगे, 200 गुणा यहाँ मार देंगे हम, 200 गुणा हम यहाँ मार देंगे और 200 गुणा हम यहाँ मार देंगे। सोडियम कितनों का 2, सोडियम कितनों का 2, हाइड्रोजन कितनों का 4, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन वहाँ पे है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने 2, तो ऑक्सीजन कितने 2। तो निम्न में से कौन सी धातु है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निकालती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। आगे पहुँचते हैं। देखो फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि जब प्योर मात्रा में जब कॉपर निकल कर आता है 99% यानी 98% मान लो, तो उसमें फफोलेदार कॉपर होता है, यानी कि उसके बुलबुले दिखाई देते हैं कॉपर के, बिल्कुल भभकता हुआ कॉपर निकलता है, जो कि 98% कैसा होता है, शुद्ध होता है। जो कि जिसको हम बोलते हैं धातुओं का शुद्धिकरण। तो 98% कॉपर जो होता है वो कैसा होता है, वो फफोलेदार कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। तग ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका फार्मूला होता है बच्चे C2S, यानी कि कॉपर सल्फाइड जो होता है, कॉपर सल्फाइड जो होता है वो होता है ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। अब यहाँ पर ऑप्शन लिख रखा, देखो कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। तो एक तो लिख रखा देखो यहाँ पर मैग्नीशियम। क्या लिख रखा है, मैग्नीशियम। निम्नलिखित कौन सा अम्लों में से, अम्ल ले लिया मैंने, चलो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, H2SO4, ठीक है। फिर धातु कौन सी लिख रखी है, कॉपर। क्या लिख रखी है, कॉपर। रिएक्शन किससे कराएंगे, H2SO4 से। फिर लिख रखा है यहाँ पर Pt। क्या लिख रखा है, देखो Pt रिएक्शन किससे कराएंगे, H2SO4 से। और फिर लिख रखा है यहाँ पर Hg, मरकरी।
और मरकरी रिएक्शन किससे कराएंगे, H2SO4 से। मैंने आपको पढ़ाया था बरेता सारणी का भी पीछे, मैंने आपको पढ़ाई थी बरेता सारणी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर इसमें पढ़ाई थी बरेता सारणी। बरेता सारणी क्या होती है, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है वह धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वह धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। तो बच्चे ये तीनों जो धातु होती हैं, कॉपर या प्लेटिनियम और मरकरी, ये तीनों धातु जो होती है हाइड्रोजन से नीचे होती हैं बरेता सारणी के अंदर, तो इसलिए ये विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो क्या बनेगा हमारे पास MgSO4 MgSO4 और साथ में क्या बनेगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। बाकी ये रिएक्शन और ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होता है मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, देखो तो जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होता है, देखो तो हम बोलेंगे बच्चे जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर भी होता है, जेटिन भी होता है और निकल भी होता है, लेकिन सिल्वर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, तो हम बोलेंगे सिल्वर धातु नहीं होती, ठीक है। और देखते हैं, अभी मिस्टेक है तो देखो अभी देखते हैं क्या है, ऑप्शन में से धातु निकालते हैं। देखो जर्मन सिल्वर में देखो कॉपर भी होता है, जेटन भी होता है, निकल भी होता है। मैंने बताया ना आपको, देखो कॉपर भी होता है, जेटन भी होता है, निकल भी होता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा था, उसके अंदर सिल्वर नहीं होता है। ध्यान रखना, कभी आप कोई भी क्वेश्चन पर घूम जाओ कि सर जर्मन सिल्वर है तो जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होता है। इसमें मैंने बताया था आपको 50% क्या होता है, कॉपर होता है, और 35% क्या होता है, जिंक होता है, और 15% क्या होता है हमारे पास, निकल होता है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, तो हम बोलेंगे सिल्वर नहीं होती, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्यतः ताप पर क्रिया कर सकती है, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। तो बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, सोडियम हो जाएगी बहुत आराम से, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगी सोडियम धातु। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है, तो जस्ता मान होता है जेटन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या हो गया, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या हो गया HCl, और जस्ता माने होता है बच्चे जेटन, क्या होता है जेटन। जेटन बैलेंस कितनी होती है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, जेटन बैलेंस जो होती है प्लस की 2 होती है, और Cl पे कितनी होती है माइनस की 1, क्या बनेगा जेटन Cl2, क्या बनेगा जेटन Cl2। इसको अलग करो, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो जेटन पकड़ेगा, Cl क्या बनाएगा हमारे पास, यहाँ बनेगा बच्चे जेटन Cl2। साथ में कौन सी गैस निकलेगी, देखो साथ में कौन सी गैस निकली, जेटन Cl2 बन गया, क्या रह गया H रह गया, तो यहाँ रह गया हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रह गई, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए 200 गुणा मार देंगे। तो जस्ता धातु यानी कि जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से अभिक्रिया करे कौन सी गैस निकालती है, ओजोन नहीं, ओजोन भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है, और जबकि नाइट्रोजन भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो नंबर 17 पे आते हैं, अगाध बंधनीयता प्रदर्शित करता है। मैंने पढ़ाया था आपको धातुओं के भौतिक गुण, धातु क्या होती हैं, अगाध बंधनीयता होती है, यानी कि धातु को पीटकर उनकी चादर बनाई जा सकती है, क्या बनाई जा सकती है, चादर। धातु को पीटकर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है, वो कहलाता है अगाध बंधनीयता। तो अगाध बंधनीयता प्रदर्शित करता है सल्फर, ये अधातु है, सल्फर क्या है, अधातु, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा। आयोडीन क्या है, ये भी क्या है, अधातु है बच्चे, ये भी क्या है, देखो अधातु, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। फास्फोरस क्या है, अधातु, क्या है, अधातु, फास्फोरस भी क्या है, अधातु, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। जबकि तांबा, जिसको हम लोग बोलते हैं Cu, ये क्या है बच्चे, ये है हमारे पास धातु, क्या है, धातु। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, ठीक है। तो धातु जो होती है वो क्या होती है, अगाध बंधनीयता होती है, जबकि ये सब क्या है, अधातु है। D नंबर पर क्या है, कॉपर क्या है, धातु, तो वो प्रदर्शित करता है। परावर्तनीय भट्टी का उपयोग किस में होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि परावर्तनीय भट्टी का उपयोग जो होता है वो होता है निस्तापन की क्रिया में। किस में होता है, निस्तापन की क्रिया में, पीछे पढ़ाया था मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर मृदा मिश्र धातु है। देखो पहले ऑप्शन नंबर 1 अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें कॉपर 95% होता है, Sn 4% होता है, फास्फोरस कितना होता है, 1% होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो मृदु धातु होती है वो कॉपर से
और एसएन से और पी से मिलकर बनी होती है, यानी फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मीय। तो बच्चे होता है उभयधर्मीय। उभयधर्मीय किसे बोलते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा? उभयधर्मीय। अगला क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्वेश्चन नंबर देखो 21 पे आ गए। अधातु होती हैं, अधातु क्या होती हैं? अधातु वे होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। क्या कहलाती है? अधातु कहलाती है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये Cl है, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 1s2 और 2s2 और 2p6, 3s2 3p5, यानी कि पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, दूसरे में कितने हैं? 8 और तीसरे में कितने हैं? 7। तो बाहरी कोष पूरी करने के लिए, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेती है? 1 इलेक्ट्रॉन लेती है। तो क्लोरीन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हो जाएगा 6, तो इस पर आ जाएगा माइनस। कितना हो जाएगा इस पर? माइनस। बाहरी कोष में कितना हो जाएगा? 8। तो अधातु ये क्या है? अधातु। अधातु वे होती हैं जो बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। तो अधातु होती हैं जो धन विद्युतीय तत्व होती हैं, ऋण विद्युतीय तत्व होती है। तो क्या आती है? देखो ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही है। अधातु होती है ऋण विद्युतीय तत्व, यानी कि जिसके ऊपर माइनस आता है, जिसके ऊपर माइनस आता है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं अधातु। ठीक है। अयस्क के साथ अशुद्ध पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। कई फिर पढ़ाया गैंग। गैंग एघात्री या मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो अयस्क के अंदर, अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेता, बालू आदि मिला हुआ होता है, जिसको गैंगीय एघात्री बोलते हैं। तो अयस्क के साथ जो अशुद्ध मिली होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? उसे बोलते हैं गैंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन नंबर देखो, मृदा भू प्रॉपर्टी में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? देखो मैंने पढ़ाया था आपकी पिछली क्लासों के अंदर, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो धातु थी हमारे पास एल्युमिनियम। कितने परसेंट? 26%। सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाने वाली अधातु कौन सी थी? तो अधातु थी ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 50%। सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाने वाली उपधातु कौन सी थी? तो उपधातु थी सिलिकॉन। कितना? 7.5%। तो ऑप्शन क्या लिख रखा है कि मृदा भू प्रॉपर्टी में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो हम बोलेंगे एल्युमिनियम। कितने परसेंट? 26%। पीछे पढ़ाया था मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखो, ट्राई करो। मृदा भू प्रॉपर्टी में कौन सी अधातु और अधातु कौन सी है? सर क्लोरीन अधातु है, या फिर सल्फर अधातु है, या फिर आयोडीन है, या ऑक्सीजन? तो हम बोलेंगे सर ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने परसेंट? 50%। ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन गैस। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंचते देखो, एक तत्व का नाम ए है, का परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक के बच्चे उसका 19। सही है। और ए प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो जैसे मैंने मान लिया कि देखो ये मैंने 19 पोटेशियम का होता है, 19 किसका होता है? पोटेशियम का। अभी करूँगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s1। पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, दूसरे में कितने होंगे? 8, तीसरे में कितने होंगे? 8, चौथे में कितने होगा? 1। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? टोटल इसका परमाणु क्रमांक कितना बता रहा है? वो 19 बता रहा है। कितना बता रहा है? 19। चलो इसका नाम मान लो ए नाम है इसका। ठीक है। अब अपने भारी कोष से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सही है। क्या आ जाएगा? ए प्लस। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इन्हें त्याग दिया इलेक्ट्रॉन, तो कितने रह जाएंगे? 2,8,8। यानी कि हम बोलेंगे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। कितने रह जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो सही है। सोडियम पोटेशियम भारी कोष से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्हें त्याग दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा बताओ? इस पर आ जाएगा एक प्लस आ जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई तत्व है जिसका नाम क्या है? ए है। तत्व का नाम क्या है? ए। उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 19। और 19 के परमाणु क्रमांक कितना है? 19। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। लेकिन पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसके ऊपर प्लस का बने तो आगा, ऊपर ए प्लस ना आगा। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताओ? 18 रहेंगे। कितने रहेंगे? 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा। ऐसी तत्व बी का परमाणु क्रमांक 16 है। कितना परमाणु क्रमांक है? 16 है परमाणु क्रमांक। लेकिन बी माइनस कह रहा है, बी माइनस। ठीक है। और बी माइनस 2 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टेक है यहाँ पर। बी माइनस 2 होना चाहिए। क्या होना? बी माइनस 2। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे इसके पास? इसके पास इलेक्ट्रॉन है 16। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है बी के पास?
बी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो बी के पास इलेक्ट्रॉन है 16, ठीक है। अब बी माइनस के पास, बी माइनस 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिए, तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? यह भी ऑप्शन हो जाएगा 18, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ऐसा याद रखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको कई फिर बोर्ड में आया है, ठीक है, कई फिर बोर्ड में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सोडियम अम्लगम, सोडियम और मरकरी, सोडियम और मरकरी मैंने पढ़ाया था अभी आपको, अम्लगम पढ़ाया था। देखो ये मैंने क्या पढ़ाया था? अम्लगम क्या होता है? जो कि एक मिश्र धातु होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? सोडियम से और मैग्नीशियम से। सोडियम अम्लगम, सही है, सोडियम और मरकरी का मिश्रण होता है। तो क्या रहा है? सोडियम अम्लगम, सोडियम और है क्या भरा जाएगा? यहाँ भरा जाएगा बच्चे मरकरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निस्तापन प्रक्रिया में, तो निस्तापन प्रक्रिया क्या होती है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल तथा अन्य वाष्पशील पदार्थ को अलग करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। तो वायु की अनुपस्थिति होती है किसमें? निस्तापन के अंदर, ठीक है। तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, नहीं हो गया। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, मिश्र धातु कांसा में होता है। देखो मैंने आपको कई फिर दिखा दिया आपको, है देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि CO और SN। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, बॉक्साइट किसका एक्स है? बॉक्साइट देखो जिसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। हेमेटाइट Fe2O3, सीडराइट Fe2O3 × 3H2O। जबकि हॉर्न सिल्वर जो होता है इसका फार्मूला होता है AgCl। क्या होता है? AgCl। तो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? जिसके अंदर Cl पाया जाएगा, तो देखो Cl गएगा, यानी कि हॉर्न सिल्वर, ठीक है। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या हो गया बताओ? हॉर्न सिल्वर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास मिला 31वां, आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक मैं बताया था अधातु होती है, आर्सेनिक 7 क्या होती है? अधातु होती हैं। तो आर्सेनिक क्या है? अधातु है, ठीक है। पढ़ के देखो आप सी करके। आर्सेनिक जिसको हमने बोला है देखो AS, आर्सेनिक जिसका संकेत क्या होता है? AS होता है। क्या है? उपधातु। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? ठीक है, तो ये भी ठोस अवस्था में होती है, ये भी ठोस अवस्था में होती है, ये भी ठोस अवस्था में होती है। केवल एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होती है, उसका नाम है मरकरी। क्या नाम है उसका? मरकरी, जिसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। अगले क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 33वां, बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया Cl की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p5 हो गए पूरे 17 इलेक्ट्रॉन। पहली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और दूसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तीसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होने पर बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होने पर क्या कौन सा तत्व वो है हमारे पास? क्लोरीन। और क्लोरीन जो होता है ये क्या होता है बताओ? ये होता है अधातु। क्या होती है ये? अधातु। तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन की बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ब्रोमीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आयोडीन के भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होने वाला तत्व का क्या होता है? तो वो होता है बच्चे अधातु। क्या होता है? अधातु। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रगलन की क्रिया में अम्लीय गालक कौन सा होता है? तो देखो सिलिका पढ़ाया था मैंने आपको बहुत अच्छे करके। सिलिका फार्मूला क्या होता है? SiO2। तो प्रगलन की क्रिया में अम्लीय गालक कौन सा होता है? तो हम बोलेंगे बच्चे सिलिका। याद करना, बहुत अच्छा, बहुत फिर क्वेश्चन आया था ये। अगला क्वेश्चन पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, अम्लीय गालक तथा कैल्शियम ऑक्साइड से प्राप्त धातुमल कहलाता है। अम्लीय गालक अभी बताया था मैंने, अम्लीय गालक का फार्मूला क्या होता है? वो होता है SiO2, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक तो हो गया अम्लीय गालक, क्या हो गया? एक अम्लीय गालक, साथ में प्लस क्षारीय गालक, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर बनाते हैं धातुमल। क्या बनाते हैं? धातुमल, ठीक है। तो अम्लीय गालक के साथ क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। साथ में मिलकर क्या बनाएंगे? बनाएंगे CaSiO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो अम्लीय गालक कैल्शियम ऑक्साइड के साथ प्राप्त धातुमल, और ये क्या होता है?
ये सब क्या होता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम धातुमल। क्या बोलते हैं इसको? धातुमल। ठीक है, धातुमल। तो अम्लीय गालक कैल्शियम ऑक्साइड से प्राप्त धातुमल बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 35 ही क्वेश्चन है आज की वीडियो में। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएंगे। तो आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु फाइनल हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल के साथ चैप्टर नंबर 4 जो है कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।